नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805690652386089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम एपीएस वैकेंसी के लिए जो अपनी पेड क्विज को देख रहे हैं कंटिन्यू करेंगे। ग्रुप्स हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं। आप एडमिशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो को खोल करके देखिए, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल वहाँ पे दी हुई है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। पूछा गया है कि जनजाति और जिस राज्य में वो पाई जाती हैं उस रेफरेंस में कौन सी जोड़ी सही नहीं है। बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है, सही या फिर नहीं। तो यहाँ पे तोडा ट्राइब जो है वो केरला में नहीं तमिलनाडु में ही पाई जाती है। ठीक है, इनका मेन हैबिटेट जो है वो तमिलनाडु स्टेट है। ठीक, तो अन्य विकल्प ठीक है, इसको यहाँ पे चुनेंगे हम। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं, उस रेफरेंस में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन बॉक्स में ही कंप्यूटर का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, तो खैर थोड़ा ये क्लरिकल एरर है, इसको देख लीजिए। वैसे ही ठीक है ना, कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है ये। यहाँ पे जो गलत है ईवीएम, इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। ठीक है, जिसमें आप लोग वोट डालते हैं। अन्य विकल्प जो है यहाँ पे देखिए, अब चूंकि इन्होंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है तो थोड़ा करेक्शन है इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना है इसको। द वर्ड बीनीथ हिज फीट, ये एक ऑटोबायोग्राफी है किस खिलाड़ी की, इसमें ये बताना है। तो भारत के एक पूर्व जो है ये बैडमिंटन प्लेयर थे, ठीक है, पुलेला गोपीचंद, इनकी आत्मकथा है। नेक्स्ट है काकतीय रुद्रेश्वर, जिसको रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है। तो ये भगवान शिव को जो है समर्पित है। वर्तमान में देखेंगे तो तेलंगाना स्टेट में है। ठीक है, यूनेस्को का एक हेरिटेज साइट भी है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। संसद की एक समिति होती है प्राक्कलन समिति, तो इसमें जो सदस्य होते हैं किस सदन के सदस्यों से जो है इसको गठित किया जाता है, कुल मिला के ये पूछा गया है। तो इसमें सिर्फ जो है लोकसभा के मेंबर्स होते हैं और ये जो है इसका कुल संख्या होती है मेंबर्स की 30, है ना, इसको ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी जब इम्पोज होती है 352 आर्टिकल के अंदर, तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंडेड होते हैं उस दौरान, लेकिन 2 एक्सेप्शन है। ठीक है, आर्टिकल 20 और 21। 20 में क्या प्रोविजन है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन एंड ऑफेंसेस। ठीक है, और आर्टिकल 21 में जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो इन दोनों को ध्यान रखेंगे, ये सस्पेंड नहीं होते। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहाँ पर स्थित है। तो रेलवे स्टेशन काफ़ी पॉपुलर है ये, मुंबई में है। ठीक है, ऑप्शन बी। कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ होता है। ठीक है, आईसी चिप्स के बारे में हमने पहले बात की हुई है, तो जो है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो संविधान के भाग 5 में जो यूनियन वाला है उसमें आप देखेंगे आर्टिकल 105, ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात करता है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं तो उनके द्वारा सदन के दौरान या जो मीटिंग के दौरान संसद की जो कह लीजिए एक्ट किए गए या फिर कुछ कहा गया है ना, तो वो उसमें कोई उनके ऊपर ऐसे उसका चार्ज नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये सब कुछ विशेषाधिकार है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है इसमें से किस नदी का। तो उत्तराखंड में ये स्थित है, ये जो है गढ़वाल रीजन में, और भील गंगा का ओरिजिन है ये। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, इसमें से ये बताना है। तो एक प्राचीन काफ़ी फेमस विश्वविद्यालय रहा। ठीक है, 5th सेंचुरी एडी के आसपास देखेंगे तो कुमार गुप्त के शासनकाल में जो है गुप्ता डायनेस्टी से संबंधित जो थे इनके द्वारा जो है ये स्थापित किया गया, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के कुछ शहर लिखे हैं और कुछ प्रोडक्ट वहाँ के फेमस हैं। ठीक है, तो इसमें मुरादाबाद में पीतल का काम काफ़ी होता है, इसको पीतल नगरी कहा जाता है। कन्नौज में इत्र है ना का जो है प्रोडक्शन भी काफ़ी होता है, परफ्यूम जो होते हैं। ठीक है, इसको इत्र नगरी कहते हैं। फिरोज़ाबाद में चूड़ियाँ बनती हैं काफ़ी, है ना, बैंगल्स, तो सुहाग नगरी इसको कहा जाता है। और मेरठ, यहाँ पे स्पोर्ट्स गुड्स बनते हैं, खेल के सामान। ठीक है, तो कोड हमारा क्या हो जाएगा, 4321। तुंगभद्रा और भीमा ये किसकी सहायक नदियां हैं। ठीक, तो वेस्ट इंडिया में देखेंगे कृष्णा की सहायक है। ठीक है, ऑप्शन डी।
हैंगिंग गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में है ये। बेसिकली इसको फिरोज शाह मेहता गार्डन भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा और कैप कैमोरिन के मध्य स्थित है? तो देखिए ऐसे इंडिया का कुछ मैप है, ठीक है। तो कृष्णा रिवर इधर से फ्लो हो रही है, ठीक है, ये इधर आ रही है। और केप कैमोरिन जो कन्याकुमारी है हमारा, ठीक है, इसका ही दूसरा नाम है। तो इसके मध्य ये वाला जो हमारा कोस्ट है, ये कौन सा कोस्ट है? इसको कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट, ठीक। अगला है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है? सेल्फ प्लॉग्ड। तो ब्लैक सॉइल जो होती है, खास करके जो डेक्कन प्लेटू के रीजन में आप देखते हैं पाई जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं। रीज़न ये होता है कि इसमें जो मॉइस्चर होता है ना, उसको ऑब्जॉर्व करने की, रिटेन करने की क्षमता होती है, जिससे ये काफ़ी भुरभुरी टाइप की होती है ना, जैसे आपने देखा होगा अगर ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हो तो जो है सी ऑप्शन को चुनेंगे। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे कि ये इसी नेचर की वजह से मॉइस्चर कंटेंट जो है इसमें रहने के कारण ये फेवरेबल होती है कॉटन की फसल को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो आप देखेंगे तो कॉटन का प्रोडक्शन इस रीजन में ही सर्वाधिक होता है, ठीक, ब्लैक सॉइल के रीजन में। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल, ये बुक लिखी गई है जो है हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी जी, ठीक है, उनके ऊपर। तो इसके लेखक का नाम बताना है, तो कस्तूरी रे ने लिखा है इसको, ऑप्शन ए। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि भारत को कितने भूकंपीय जोखिम क्षेत्रों में विभाजित किया गया, सिस्मिक रिस्क जोन। तो देखिए कुल हमारे 4 जोन है, लेकिन इनकी नंबरिंग जो की जाती है रोमन अंकों में 2 से की जाती है, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस रचना में प्राचीन भारतीय न्यायालय की जो व्यवस्था थी उसकी एक झांकी मिलती है, यानी कि उसका उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पे मृच्छकटिकम है ना, मृच्छकटिका या फिर मृच्छकटिकम दोनों नाम से मिलता है ये। तो ये एक बेसिकली संस्कृत का प्ले था जो लिखा गया अराउंड 3rd सेंचुरी एडी में, ठीक है। एक किंग थे शूद्रक, उनके द्वारा, ठीक है। तो उस युगीन जो कह लीजिए न्यायालय की व्यवस्था थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन इस पुस्तक में मेंशन है, ठीक। भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा है, इससे किस तिथि को अपने चंद्रयान 2 अंतरिक्षयान का प्रक्षेपण किया था? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चंद्रयान 3 नहीं, चंद्रयान 2 की बात हो रही है। तो ये लॉन्च हुआ था 2019 में, ठीक है। डेट एग्जैक्ट थी 22 जुलाई 2019, ऑप्शन बी को चुनेंगे। और अभी चंद्रयान 3 जो है वो भी लॉन्च हुआ था, सक्सेसफुल रहा था। तो आप जरा ये बताइए ये कब लॉन्च हुआ था, कमेंट कीजिए जरा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है उसके अस्थायी सदस्य जो है कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसमें देखिए व्यवस्था ये है कि इसके परमानेंट मेंबर हैं कौन कौन से देश? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएस और यूके, ठीक है। और 10 मेंबर जो हैं, 10 देश मतलब, तो ये 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए अस्थायी रूप से चुने जाते हैं, ठीक है। तो विकल्प पहला, देखिए हमारे ह्यूमन बॉडी में 2 प्रकार के हम ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल। तो इनका रेशियो पूछा है, तो देखेंगे रेशियो जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का होता है, डी ऑप्शन को चुनेंगे, 600:1, ठीक है। और फंक्शंस क्या क्या होते हैं हमारे बॉडी में इनके, तो ये भी जानकारी रखिएगा। तो जैसे आरबीसी का हमारा प्राइमरी फंक्शन होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, अन्य बॉडी सेल्स तक। और वाइट ब्लड सेल जो होती हैं वो हमें एक इम्यून सिस्टम प्रदान करती हैं, ठीक है, डिजीजेस जो अन्य हम जो कह लीजिए बाहरी मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं उससे। बृहत्तर हिमालय और लघु हिमालय इसमें से किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? तो हिमालय का जो हम डिवीज़न देखते हैं, ठीक है, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय। तो जो जैसे ज्योग्राफी में आपने फॉल्ट लाइन का कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा हो तो समझ सकते हैं, ठीक है। तो फॉल्ट लाइन का एग्जांपल है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो उसके माध्यम से ये ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के भाग सेपरेट होते हैं। इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में पढ़िए अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं। पान के लिए जो खाने वाला पान होता है उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो पान का प्रोडक्शन होता है मुख्य रूप से ये तीनों रीजन में, महोबा, बांदा, ललितपुर, जो हमारा बुंदेलखंड रीजन में ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि पान रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उत्तर प्रदेश में वो महोबा में है, ठीक है।
हाल ही में भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो जितने भी हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और इसमें जो उल्लिखित चीज़ें हैं, खास करके ऋषियों के बारे में सूचनाएं देते हुए एक वाटर शो और लेज़र शो से इक्विप्ड है पार्क, है ना। यहाँ नोएडा में इसको इनॉग्रेट किया गया था जुलाई 2023 में, ठीक है। वेद वन पार्क नाम है इसका, ठीक, तो ध्यान रखना है। कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं और कहाँ पर वो स्थित हैं उस रेफरेंस में मिलान करना है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी आगरा में है, आसिफउद्दौला का इमामबाड़ा लखनऊ, जामा मस्जिद जौनपुर और मोती मस्जिद आगरा, ठीक है। तो ये जो है सारे सामने सामने लिखे हुए हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है म्यांमार के साथ साझा होती है? तो भारत का पड़ोसी देश जो है म्यांमार, इसको देखेंगे आप तो इसमें बाउंड्री लगती है अरुणाचल की, ठीक है, नागालैंड की, मणिपुर की और मिजोरम की, ठीक है। इन चारों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं है, तो त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम ये सब ऑड हो गए, ठीक। इसको याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है, ऐसे याद कर लीजिए। आपकी एक मामी है जिनका नाम है अरुणा मामी, ठीक। अरुणाचल प्रदेश, माँ से मणिपुर और मी से मिजोरम। ध्वनि का तारत्व, जिसको पिच कहते हैं इंग्लिश में, किस पर निर्भर करता है? तो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, तो उस पर निर्भर करता है कि आपकी आवाज़ जो है सुनने में मोटी प्रतीत होगी या पतली। जैसे महिलाओं और पुरुषों में यही डिफरेंस होता है ना, तो पिच पे डिपेंड करता है वो। ऑप्शन बी को चुनेंगे। महिलाओं में पिच क्या होता है, ज़्यादा होता है कि कम होता है, जरा बताइए। देखेंगे हमारे जो कर्नाटका का रीजन है, ठीक है, इधर विजयनगर और बहमनी शासक रूल करते रहे और इनके बीच शत्रुता का प्रमुख कारण क्या था? तो यहाँ का जो रायचूर दोआब वाला रीजन है, जो कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच का आप देखेंगे काफ़ी फर्टाइल एरिया था, तो मेन जो है इनकी लड़ाई की वजह यही रहा। किस योजना को डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है? तो जो इंडिया के इंडिपेंडेंस से संबंधित माउंट बैटन प्लान आया था लॉर्ड माउंट बैटन के समय में, ठीक है, तो इसके अन्य नाम है क्या क्या? 3 जून या 3 जून प्लान कह लीजिए, और डिकी बर्ड प्लान जो यहाँ पे पूछा गया था। केंद्र राज्य संबंधों पर गठित एम पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो भारत के पूर्व चीफ जस्टिस थे एम पुंछी, इनका पूरा नाम था मदन मोहन पुंछी, ठीक। तो भारत सरकार ने 2007 में सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई, उसके अध्यक्ष थे, ठीक। हाल ही में भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण जो हमारी संस्था है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है, ठीक है। तो जैसे मैथमेटिक्स में आपने ऐसे देखा होगा ना, आर्क ये संरचना होती है, तो एक पहाड़ों से बनी हुई एक प्रकार की संरचना है ना, इसमें उड़ीसा में यहाँ पे एक कनिका रेंज है, तो वहाँ पे इसको डिस्कवर किया गया था जुलाई 2023 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो प्लेस के रेफरेंस में इसको ध्यान रख सकते हैं, मे भी पूछ लिया जाए। 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया? तो जो 2023 का यूनियन बजट आया था उसमें नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन के बारे में मेंशन किया गया था कि इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा, और भारत सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक भारत से सिकल सेल एनीमिया जो है इसको समाप्त करना है। तो ये टारगेट ईयर भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो उसी क्रम में 1 जुलाई को मध्य प्रदेश में शहडोल से ये मिशन को स्टार्ट किया गया, ठीक है, मोदी जी के द्वारा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉयस ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, तो एक फेमस राइटर है रस्किन बॉन्ड, है ना, इनकी पुस्तक है। देखिए पुस्तक और लेखक में ये चीज़ें कई बार आती हैं, तो बस नाम ध्यान रखिए कम से कम हो सके तो, कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी। नेक्स्ट है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी? तो जो कोऑपरेटिव्स होते हैं उन्हीं का एक ग्रुप है दूध सागर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये गुजरात का है। तो इनके द्वारा ही एक सैनिक स्कूल की जो है फंडिंग की गई और उसका इनॉग्रेशन किया था अमित शाह जी ने महसाना गुजरात में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये पूछ सकते हैं कि भारत का पहला सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल किस राज्य में है, ठीक है, या फिर किसने इनॉग्रेट किया। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे हमने देख ली हैं, इसमें गुजरात जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 6th एडिशन का जो यूथ वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ 2023 में, उसमें
कौन सा राज्य चैंपियन बना? तो टॉप पोजीशन पर रहा था हरियाणा, सेकंड पोजीशन पे उत्तराखंड और थर्ड पे दिल्ली। ठीक है, तो टॉप 3 को जो है ध्यान रखेंगे। हाल ही में बीसीसीआई जो हमारा क्रिकेट का बोर्ड है इंडिया में, उसने किसको सीनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो जो क्रिकेटर्स को सेलेक्ट किया जाता है, तो मेंस सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बने हैं सीनियर मेंस कमेटी के अजीत अगरकर, जो भारत के पूर्व एक बॉलर रहे थे। ऑप्शन फर्स्ट। एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि नौकर की आयु को शामिल किया जाता है तो औसत आयु में 25% की वृद्धि होती है। तो नौकर की आयु वर्षों में क्या है ये बताना है। तो देखिए 20 वर्ष है 6 सदस्यों की ना, तो टोटल एज निकाल लेते हैं फैमिली की 20 × 6, ठीक है, 120 साल। ठीक, फिर कहा गया है कि यदि नौकर की आयु को शामिल किया गया तो 25% की वृद्धि होती है। तो अब क्या करेंगे, नया एवरेज निकालेंगे अगर एज, तो ये हम क्या कर सकते हैं 20 ठीक, इसको सॉल्व करेंगे 25 साल आ जाएगी। तो अब टोटल एज निकालेंगे फैमिली और सर्वेंट की, तो 25 इंटू लोग हो गए 7 है ना, नौकर को मिला के, तो 25 सत्ते कितना हो जाएगा 175। और सर्वेंट की आयु निकालनी है ना, तो 175 को जो है इसमें से 120 माइनस कर दीजिए, ये जो 6 लोगों की आयु थी यहाँ पे निकाला था ना हमने, तो 55 साल। ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक वस्तु के क्रय मूल्य का 190% लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, तो लाभ विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत है? तो देखिए मान लेते हैं हम क्या कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का वो 100 रुपये है। ठीक है, 190% का लाभ होगा तो हमें सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 190 यानी 290। ठीक, तो अब कहा गया है कि यदि क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो सीपी में 10% की इंक्रीज हो जाएगी, तो नया सीपी क्या हो जाएगा हमारा 110 है ना। ठीक, अब प्रॉफिट जो है यहाँ पे लेकिन विक्रय मूल्य समान है, तो आगे हम देखेंगे कि लाभ जो है विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा कितना 290 माइनस 110 यानी कि 180। ठीक, तो अब जो रिक्वायर्ड हमें परसेंटेज चाहिए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये लगभग जो है 62% आएगा। इसको थोड़ा डिटेल में सॉल्व कर लीजिएगा। ए, बी तथा सी 3 छात्र हैं। ए को बी से 18% अधिक अंक तथा सी से 12% अंक कम प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यदि बी को 220 अंक मिले तो सी को कितने अंक प्राप्त होते हैं ये बताना है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले ए के नंबर निकाल लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए को बी से 18% अधिक अंक है ना, तो क्या कर सकते हैं हम 220 इंटू 18% अधिक है, तो ये कर लेंगे हम 118/100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 259.6 आएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे जो है इसमें सी के नंबर पहले, तो ये हो जाएगा सी इंटू 18% अधिक तथा सी से 12% कम, तो 12% कम यानी 88/100 इक्वल्स टू 259.6। इसको सॉल्व करेंगे तो सी के नंबर हमारे आ जाएंगे 259.6 इंटू 100/88 295 आएगा इसमें आंसर। ठीक है, इन चीज़ों को प्लीज़ आप लोग डिटेल में थोड़ा इसको रोक करके सॉल्व किया करिए, पेन पेपर पे लगाना क्वेश्चंस को ज़रूरी है बहुत। एक क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। सैंडी तथा मैंडी 2 लोग हैं, ये एक कार्य का 8/13वां भाग को पूरा करते हैं तथा शेष कार्य एक तीसरा व्यक्ति है एंडी नाम का, उसके द्वारा पूरा किया जाता है। ठीक, तो यदि सैंडी, मैंडी और एंडी तीनों मिल करके उसी कार्य का 2600 रुपये में कह लीजिए बयाना लेते हैं, ठेका लेते हैं, तो एंडी का हिस्सा रुपए में कितना होगा? तो देखिए कहा क्या गया कि चूंकि 8/13 भाग इन 2 लोगों ने पूरा किया, सैंडी और मैंडी ने, तो अब 2600 में एंडी का हिस्सा कितना है ना, तो 8/13 इन्होंने किया, तो 2600 एंडी का हिस्सा निकालना है, तो ये हो जाएगा 5/13। ठीक है, ये 200 नहीं, हाँ 1000
ठीक, ये इसका हिस्सा है। आई होप ये समझ गए होंगे आप। थोड़ा इसको सॉल्व कीजिए खुद से भी। यदि 20% तथा 30% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो नेट छूट बताना है। 100 मान लीजिए हमारा नंबर है, इस पर पहले हमने 20% का डिस्काउंट दिया, अब नंबर बचा 80 पे 30% का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो 8 तारीख 24, यानी कि टोटल कितना हो गया 24 और 20 44। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट है। और यहाँ पे इस वीडियो को कंप्लीट किया हमने। सारे क्वेश्चंस प्लीज़ मैथ का सॉल्व कर लीजिएगा और जो पूछे गए हैं उसको कमेंट कीजिए। इसके आगे से अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।